सबसे पहले दे रखा है वो अमेरिका WHO से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि हाल ही में WHO से कौन अलग हुआ है, तो वो अलग हुआ है अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से औपचारिक रूप से अलग कर लिया है। वस्तुतः ट्रंप प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अलग होने का निर्णय मई 2020 में ले चुका था। अब अमेरिका ने स्वयं को इस वैश्विक संगठन से बाहर करने के लिए फैसले से संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से जुलाई 2020 में अवगत कराया। तो इसमें दो चीज़ें बनती है, एक मई 2020 और एक अगस्त 2020। ये जो अमेरिका ने खुद निर्णय लिया मई 2020 को कि अपन को WHO से अलग होना है, और जुलाई 2020 में ये सूचना WHO को दे दी कि हम WHO से अलग होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को 6 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की जानकारी दी। 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसमें दो चीज़ें हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ये स्टीफन दुजारिक ये प्रवक्ता हैं, और 6 जुलाई 2020 को सूचना इनको मिली है कि अमेरिका WHO से अलग होगा। और ये सूचना कब से प्रभावी होगी? ये होगी 6 जुलाई 2021 से। 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसकी लिस्ट से हट जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के वुहान शहर से फैली कोरोना वायरस महामारी को लेकर WHO पर चीन का पक्ष लेने तथा विश्व को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली लगभग $45 करोड़ के योगदान की राशि पर रोक लगा दी थी। अब मुख्य वजह क्या है अलग होने की? अलग होने की वजह है कि कोविड-19 कोरोना वायरस है, उसमें WHO ने चीन का पक्ष लिया है। बस इसकी वजह से अमेरिका अलग हो रहा है, और अमेरिका ने $45 करोड़ जो WHO को सहायता दे रहा था उसको रोक दी कि WHO है वो चीन के पक्ष में ज़्यादा काम कर रहा है, वुहान शहर में फैली महामारी है उसको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, वो चीन के पक्ष में एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोस्तों ये विशेष खबर है, विशेष अपने लिए कि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लिए महत्वपूर्ण होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से याद रखना है। अब पढ़ेंगे, बार बार पढ़ना भी एक बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आप पढ़ने के साथ एक बार वीडियो को सुन लेंगे तो ये आपकी स्थायी मेमोरी में चला जाएगा, आपको स्थायी रूप से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने नेपाल को निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी में रखा है। किसने रखा है? विश्व बैंक ने। किसको रखा है? नेपाल को। कहाँ रखा है? निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी में। विश्व बैंक ने नेपाल को गरीब देशों की श्रेणी से ऊपर मानते हुए उसे अब निम्न मध्य आय वर्ग के देशों में शामिल कर लिया है। विश्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2020 को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018 की तुलना में नेपाल चाहे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बनेगा तो सीधा आएगा, इनडायरेक्ट बनेगा तो इससे रिलेटेड कोई न कोई टॉपिक पे आपको पूछा जाएगा। विश्व बैंक 2021 के आय स्तर के आधार पर देशों के वर्गीकरण में श्रीलंका को ऊपरी मध्यम आय वाले देश से निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत कर दिया है, यानी ऊपरी आय से निम्न आय वाले में डाल दिया है। तो नेपाल को तो ऊपर बढ़ाया है और चीन है वो नीचे आ गया। सॉरी, चीन क्या, श्रीलंका। अपन को दो याद रखना है, नेपाल ऊपर गया है और श्रीलंका नीचे आया है। ठीक है। नेक्स्ट, चीन और ईरान के मध्य $400 बिलियन का समझौता हुआ है। चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन के विशाल समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत चीन ईरान के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जुलाई 2020 में तैयार किए गए समझौते मसौदे के तहत ईरान आगामी 25 वर्षों तक चीन को सस्ती दर पर कच्चा तेल उपलब्ध करेगा, जबकि चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा। दोनों का अपना समझौता हुआ है। चीन को फ़ायदा होगा कि उसको ईरान से कच्चा तेल मिलेगा, और ईरान को फ़ायदा होगा कि चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा, वहाँ उद्योग धंधे लगाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान द्वारा चीन के साथ किया जाने वाला यह समझौता वस्तुतः रणनीतिक व्यापारिक समझौता है, जो
25 वर्षों तक मान्य होगा। अगले 25 वर्षों तक, यानी 20 और 25 2045 तक ये काम चलता रहेगा, इनका समझौता प्रभावी रहेगा। यद्यपि इस समझौते को अभी न तो ईरान की संसद मजलिस को मंजूरी मिली है, न ही इसे सार्वजनिक किया गया। चीन की तरफ से हो गया, लेकिन ईरान की तरफ से नहीं हुआ है। ईरान मजलिस एक शब्द आया है, ये मजलिस इंपॉर्टेंट है। ये मजलिस क्या है? ईरान की संसद, ईरान की संसद का नाम है मजलिस, वहाँ से अभी तक इसको स्वीकृति मिलनी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान चीन के मध्य हुआ समझौता न केवल क्षेत्रीय भू राजनीतिक पर असर डालेगा, बल्कि मतलब टाइम पर फटे भारत को इस परियोजना से बाहर करने का निर्णय लिया, जो कि भारत के लिए बड़ा सामरिक व कूटनीतिक झटका है। यानी ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से अलग कर लिया है कि वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। वस्तुतः चाबहार परियोजना को चीन द्वारा पाकिस्तान में तैयार किए गए ग्वादर बंदरगाह का प्रतिकार माना जाता है। यानी चीन ने पाकिस्तान में भारत की सीमा से लगते हुए ग्वादर बंदरगाह के साथ समझौता किया, वहाँ विकसित करने का निर्णय लिया भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके प्रतिकार में, इसके बदले में भारत ने क्या किया? ईरान में चाबहार परियोजना शुरू की। अब इसके बारे में ईरान क्या स्पष्टीकरण दे रहा है? ईरान ने भारत को चाबहार जहेदान रेल परियोजना से बाहर किए जाने के संबंध में कहा कि ईरान ने भारत के साथ केवल 2 समझौतों पर ही हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से एक मशीनरी व उपकरणों से संबंधित था, जबकि दूसरा $150 मिलियन निवेश से संबंधित था। अब इनसे संबंधित वो मुकर रहा है। विशेष भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2016 में ईरान की यात्रा के दौरान चाबहार जहेदान रेल परियोजना के लिए भारत, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इस पूरी परियोजना पर लगभग $1.6 अरब का निवेश होना था, लेकिन अब वो खटाई में पड़ गई। किस के साथ? चाबहार जहेदान 3 देशों के पास, भारत, ईरान और अफगानिस्तान में वर्ष 2016 में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हांगकांग स्वायत्तता कानून पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। क्या मामला है ये? चीन द्वारा हांगकांग पर लागू किए गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नाम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रति वैश्विक असंतोष के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग स्वायत्तता कानून पर 14 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर कर दिए। 14 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर कर दिए। कहाँ किए? हांगकांग स्वायत्तता कानून पर। किसने कर दिए हैं? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मान्यता दे दी गई अमेरिका की तरफ से। अमेरिका द्वारा पारित उक्त कानून अमेरिकी प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी समाप्त करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। ये क्या करता है कि चीन में हांगकांग है, वहाँ पर कोई भी वहाँ आज़ादी समाप्त करने के लिए कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध अमेरिका तैयार रहेगा इस हांगकांग की स्वतंत्रता आज़ादी को बनाए रखने के लिए। इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने हांगकांग के मध्य तरहीज व्यापार को समाप्त करने वाले एक कार्यकारी आदेश, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंडिंग यूएस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर हांगकांग पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत हांगकांग को अब मुख्य भूमि चीन के समान ही माना जाएगा, अतः उसे कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, न ही कोई विशेष आर्थिक छूट भी मिलेगी। इस नए कानून के संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण यह है कि इससे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्वायत्तता संकट में आ गई। इस कानून के विरोध में हांगकांग में व्यापार प्रदर्शन भी किए गए, क्योंकि हांगकांग पर अब अमेरिका का ज़्यादा प्रभुत्व जनता दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित किया। अब ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि 9 जुलाई 2020 को निलंबित कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने का निर्णय चीन द्वारा हाल ही में हांगकांग पर आरोपित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से उत्पन्न आशंकाओं के चलते ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया व हांगकांग अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया से पूर्व अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा की हांगकांग के साथ की गई प्रत्यर्पण संधि पर इसी प्रकार का निर्णय ले चुके हैं। प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हांगकांग के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बसने और वीज़ा अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। तो इसमें देखिए, आपको विशेष इतना ही रखना है कि जो हांगकांग सुरक्षा कानून है उस पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने किए हैं। ये हांगकांग है का चीन में है। ये किस लिए किए हैं? अमेरिका ने कि हांगकांग की आज़ादी को बनाए रखने के लिए किए हैं, जिससे हांगकांग में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नेक्स्ट, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 की रिपोर्ट जारी की है।
तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, देखिए ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या आंकड़े आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूँ कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, कौन सी, खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, मतलब ये रिपोर्ट 2020, खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2020। इसमें क्या जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में भोजन की सुरक्षा और पोषण के संदर्भ में। मुख्य बिंदु क्या है, भोजन की सुरक्षा और पोषण के संदर्भ में वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 13 जुलाई 2020 को जारी की गई। भारत में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2004 से 9 के 249.4 मिलियन से घटकर 2017 से 19 में 189 मिलियन रह गई। यानी भारत में जो अल्प पोषित संख्या है उसमें कमी आई है। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या में अल्प पोषण की व्यापकता वर्ष 2004 से 9 के 21.7 से घटकर 14% हो गई है। तो इसमें विशेष याद नहीं रखना, अपन को इतना ही रखता है भारत में कुपोषण की संख्या घटी है, परसेंटेज में कमी आई है। 2004-9 की अपेक्षा 2017-19 में 14% हो गई, 21 से 14 पे आ गई है। यह रिपोर्ट, एक मिनट, यह रिपोर्ट FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, IFD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, UAFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार की गई। यानी इसमें ये इतनी एजेंसियां मिलकर इसको रिपोर्ट को बनाती है। नेक्स्ट, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद वैश्विक आतंकवादी घोषित। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान, नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, TTP, क्या नाम है, TTP, ये एक आतंकवादी संगठन है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, नेता मुफ्ती नूर वली महमूद, ये महत्वपूर्ण है, मुफ्ती नूर वली महमूद की वैश्विक आतंकवादी के रूप में 16 जुलाई 2020 को नामित किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 जुलाई 2020 को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। किसको, मुफ्ती नूर वली महमूद को। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र ने महसूद को अल कायदा से जुड़ी संस्था के समर्थन और वित्त पोषण में भागीदारी, नियोजन और उससे जुड़ी संस्थाओं के लिए काम करने का दोषी मानते हुए यह निर्णय लिया गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कई आतंकवादी हमले के लिए भी जिम्मेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नूर वली को सितंबर 2019 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका ने सितंबर 2019 में और संयुक्त राष्ट्र ने 16 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया। किसको, मुफ्ती नूर वली महसूद, ये नाम विशेष है, मुफ्ती नूर वली महसूद को। नेक्स्ट, चीन का मंगल ग्रह के लिए तियानवेन फर्स्ट प्रक्षेपित, नाम क्या है, चीन ने एक उपग्रह मंगल ग्रह की संरचना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तियानवेन फर्स्ट प्रक्षेपित किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। तो 23 जुलाई 2020 चीन को हाइनान द्वीप पर स्थित वनचांग प्रक्षेपण स्थल से मंगल ग्रह के लिए अपने पूर्ण UAE का पहला मंगल मिशन होप लॉन्च, नाम क्या है, होप क्या है, एक मंगल मिशन है। किसका है, UAE का पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब, इसका पूरा नाम है होप प्रोब, ये मंगल मिशन है UAE का, को जापान के तानेगशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 20 जुलाई 2020 को H2A रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया। UAE के इस स्पेसक्राफ्ट को अल अमल नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है होप। इसे संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया। ऑर्बिटर होप का प्राथमिक मिशन 687 दिन एक मंगल वर्ष का होगा। इस अवधि में यह मंगल ग्रह के वातावरण तथा मौसम प्रारूप का अध्ययन करेगा।
यह होप ऑर्बिटर लगभग 200 दिनों की यात्रा पूरी कर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। तब यूएई अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। यानी 50वीं वर्षगांठ पर ये जो होप है उपग्रह, ये मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। यूएई का मंगल मिशन पश्चिमी एशियाई देशों, अरब अथवा मुस्लिम देशों में पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इसमें विशेष क्या है? यूएई का होप प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर जाने वाले 3 प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें चीन का तायनवेन फर्स्ट, अमेरिका का मार्स, ब्राजील द्वारा स्थानीय स्तर पर डिजाइन किए गए और परीक्षण किए गए उपग्रह का नाम अमेजोनिया। क्या नाम रखा है? अमेजोनिया। इस उपग्रह से ब्राजील को अमेजन वनों में वृक्षों की कटाई की निगरानी में मदद करेगा। ये जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? अमेजोनिया। जो अमेजोन के वृक्ष है उनकी निगरानी करने से संबंधित है अमेजोनिया। जुलाई 2020 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस उपग्रह को पीएसएलवी के माध्यम से अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेजोनिया फर्स्ट उन 36 उपग्रह और अंतरिक्ष और उपग्रह मिशनों में से एक है जिनके प्रक्षेपण की योजना इसरो ने अगले 2 वर्षों में बनाई है। चीनी कुआईझोउ 11 वाणिज्यिक रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है। चीन का सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट कुआईझोउ 11 उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण विफल हो गया, जिसके कारण अंतरिक्ष में ले जा रहे 2 उपग्रह भी नष्ट हो गए। नष्ट हुए सैटेलाइट में एक जिलिन फर्स्ट वीडियो उपग्रह था, जबकि दूसरा सेंटी स्पेस फर्स्ट S2 था, जो बीजिंग फ्यूचर नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के लिए विकसित की गई लो अर्थ ऑर्बिटर नेविगेशन इंसांसमेंट के लिए था। कुआईझोउ 11 या KZ-11 को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में स्थित जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया था। चीनी भाषा में कुआईझोउ का अर्थ है तेज जहाज होता है। यह कम लागत वाला ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। इस चीनी रॉकेट का वाणिज्यिक लॉन्च फर्म एक्सपेस द्वारा संचालित किया गया। गौरतलब है कि इसे वर्ष 2018 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। अब लॉन्च किया गया, लेकिन ये विफल हो गया। चीन ने स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। चीन ने अपने वाणिज्यिक उपग्रह संचार पोस्टार 6D को सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सिचुआन से 9 जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। इस उपग्रह का लक्ष्य लगभग 50 गीगाबाइट प्रति सेकंड की क्षमता हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है। यह चीन पहले ग्लोबल जोन्स लैंग ला साले के इस द्विवर्षीय सर्वेक्षण में डेटा उपलब्धता, इसकी प्रामाणिकता व सटीकता, सार्वजनिक एजेंसियों के साथ साथ इस क्षेत्र के हितधारकों, लेन देन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी वातावरण सहित संबंधित लागत व विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता का आकलन किया जाता है। इसके आधार पर सूचकांक तैयार किया जाता है। शीर्ष सूचकांक, अब इसमें आपको देखना क्या है कि सूचकांक फर्स्ट स्थान पर कौन है। ये 10 देशों को उच्च पारदर्शी तथा 11 से 33 रैंक के देशों को पारदर्शी श्रेणी में, एक तो उच्च पारदर्शी और एक पारदर्शी श्रेणी में। उक्त वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 नाम क्या है? ग्रेटी 2020 यानी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020 99 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन। तो अपन को इतना ही देखना है सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है। सबसे शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है। और भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है, भारत 2.69 गुणसूत्र स्क्वायर के साथ 34वां स्थान, बस 2 ही है। पहले स्थान पर ब्रिटेन है और भारत 34वें स्थान पर है। ग्रेटी 2020 में भारत को 2 गुणसूत्र के स्क्वायर के साथ 34वां स्थान दिया गया है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते भारत की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। JLL द्वारा जारी उक्त रैंकिंग में भारत को वर्ष 2018 में 35वां स्थान, 2016 में 36वां, 2014 में 39वां स्थान मिला। यानी भारत कंटिन्यू बढ़ रहा है। 39, 14 में, फिर 16 में 36वां, फिर 18 में 35वां और 20 में कितना हो गया? 34वां स्थान हो गया। तो ये हर 2-2 साल में ये इंडेक्स जारी की जाती है। फिर भारत को पड़ोसी देशों की रैंकिंग है तो चीन 73 पे है, श्रीलंका 72, चीन 32 पे है,
यानी चीन भारत से उच्च रैंकिंग में है, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब भारत से नीचे हैं। फिर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। ये है रिपोर्ट का शीर्षक है सतत विकास रिपोर्ट 2020। जारी करने वाली संस्था है वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN। और बर्टसेल्स स्टिफ्टंग जारी करने की तिथि है 30। ये रखना है कि फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है स्वीडन, ठीक है। और सबसे निम्न स्थल पे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। और इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति देख लेते हैं। सूचकांक भारत की स्थिति, इस सूचकांक में भारत को 61.9 स्क्वायर के साथ 117वां स्थान मिला। 166 में से 117वां स्थान मिला है और नंबर है 61.9। पड़ोसी देश भूटान 80 पे है, श्रीलंका 94, नेपाल 96, बांग्लादेश 109 और पाकिस्तान 134। यानी एक पाकिस्तान भारत से नीचे है, बाकी सभी पड़ोसी देश भारत से ऊपर है। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय संघ। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत और यूरोपीय संघ आवासी का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ। कितना बचा? 15वां शिखर सम्मेलन। 15वां भारत यूरोपीय संघ आवासी शिखर सम्मेलन यानी भारत यूरोपीय संघ वार्षिक शिखर सम्मेलन एनुअल इंडियन EU वर्चुअल समिट 15 जुलाई 2020 को संपन्न कब हुई है? 15 जुलाई 2020 को संपन्न हुई है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया। देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको याद करनी है। एक, इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गया? नरेंद्र मोदी। उधर यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व परिषद के अध्यक्ष एक तो चार्ल्स मिशेल और दूसरा अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष एक है यूरोपीय परिषद, एक यूरोपीय आयोग। यूरोपीय परिषद की तो अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दोनों हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ये सम्मेलन में भाग लिया। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भारत और यूरोपीय संघ आगामी 5 वर्षों यानी 20 से 25 के लिए वैज्ञानिक सहयोग आधारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते को नवीकृत करने पर सहमत हुए। ज्ञात हो गई मई 2001 में हुआ यह समझौता मई 2017 में समाप्त हो गया था, उसको वापस रिवाइज किया गया। दोनों पक्षों के मध्य मुख्य बिंदु क्या थे? दोनों पक्षों के मध्य व्यापार, निवेश और रक्षा सहित विभिन्न देशों में व्यापक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस 15वें शिखर सम्मेलन भारत EU शिखर सम्मेलन यद्यपि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते को लेकर अंतिम निर्णय के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की, किंतु दोनों पक्षों ने इस विषय पर चर्चा को लेकर मंत्रीय स्तरीय वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की कि टाइम टू टाइम मंत्री स्तरीय ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने भारत में यूरोपीय निवेश बैंक की गतिविधि शुरू होने तथा पुणे और भोपाल मेट्रो रेल परियोजना 55 करोड़ यूरो के निवेश की योजना का स्वागत किया है। यानी ये EU भारत में निवेश करेगा किसमें? एक पुणे और भोपाल मेट्रो रेल योजना में कितने? 55 करोड़ रुपये, यूरो, सॉरी रुपये नहीं, 55 करोड़ यूरो। अगले 5 वर्ष में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए भारत यूरोप संघ रणनीति भागीदारी 2025 के लिए रूपरेखा को भी स्वीकार किया गया। दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत यूरोटॉम सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यूरोटॉम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यूरोटॉम, ये पूछ सकते हैं भारत यूरोटॉम समझौता किससे संबंधित है? भारत और EU से संबंधित है। और ये किस क्षेत्र में? ये क्षेत्र में है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास के लिए। परमाणु ऊर्जा का उसके ऊपर रिसर्च करना है किस संबंध में? ये अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि 14वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14वां कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। वर्चुअल सम्मेलन एक दिन पूर्व 14 जुलाई को भारत तथा यूरोपीय संघ 13 वर्षों की बातचीत के बाद असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए मसौदा समझौते को अंतिम रूप दिया गया। उक्त समझौते में असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग पर बल दिया गया। इस समझौते का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौते के लिए वर्ष 2007 से वार्ता शुरू की गई, किंतु अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसे लंबित समझौते को PTIA यानी बिलाटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, BTIA। उल्लेखनीय है कि ब्रेक्जिट के बावजूद यूरोपीय संघ भारत का बड़ा व्यापार साझेदार है तथा यह भारत में निवेश का बड़ा स्रोत $91 बिलियन FDI के साथ भी। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के मध्य वस्तु और सेवा का $150 बिलियन का व्यापार होता है। भारत और EU के बीच सालाना $150 बिलियन का व्यापार होता है। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जो कि वर्ष 1957 रोम की संधि से अस्तित्व में आया था। भारत और भूटान के मध्य जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता। भारत और भूटान के मध्य 600 मेगावाट शक्ति की जल विद्युत परियोजना के लिए 29 जून 2020 को एक समझौता हुआ। कब हुआ है? 29 जून 2020 को एक समझौता हुआ है। भारत भूटान के द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किए जाने वाली यह खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, नाम क्या है? खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? भूटान में है। भारत के सहयोग से विकसित की जाएगी। यह है KHEL खेल। वस्तुतः दोनों देशों की पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। ये भूटान और भारत की संयुक्त परियोजना, पहली संयुक्त परियोजना है खोलोंगछू। इसका इंग्लिश में शॉर्ट नाम है KHEL खेल। उक्त समझौते भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड,
और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य हुआ है। एक SJVNL और एक है DGPC। पूर्वी भूटान के ट्रांसीतांगशी जिले में प्रवाहित होने वाली खोलोंगचू नदी के निचले प्रवाह में विकसित की जाने वाली इस परियोजना के वर्ष 2025 के मध्य तक पूर्ण होने की आशा की जाती है। विशेष भारत द्वारा भूटान में हाल ही में 720 मेगावाट की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को पूरा किया गया है, जिससे भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 2100 मेगावाट से अधिक हो गई है। कौन सी? मंगदेछू। भारत के सहयोग से स्थापित अन्य जल विद्युत परियोजनाएं: चूखा जल विद्युत परियोजना ये 336 मेगावाट, कुरिचू जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजनाएं ये ऑलरेडी भूटान में भारत द्वारा स्थापित की गई है। भूटान हिमालय में बसा दक्षिणी एशिया का भू आवेष्टित लैंड लॉकेटेड राष्ट्र है। इसका स्थानीय नाम डुगयुल है, जिसका आशय है ड्रैगन का देश। ये इंपॉर्टेंट है। ड्रुगडुल क्या नाम है? ड्रुगडुल, जिसका आशय ड्रैगन का देश। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान के प्रधानमंत्री है लोते तेसरिंग है। भारत और भूटान के मध्य नया व्यापार मार्ग खोला गया है। भारत तथा भूटान के मध्य नया व्यापार मार्ग 16 जुलाई 2020 को खोला गया। पश्चिम बंगाल भारत के जटगांव, कहाँ? पश्चिम बंगाल के जटगांव और भूटान के पासाका औद्योगिक क्षेत्र के अहल्य, क्या नाम है? अहल्य के मध्य इस वैकल्पिक व्यापार मार्ग के खोले जाने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होने के साथ ही जयगांव मार्ग पर वाहनों का आवागमन भी कम होगा। अब देखिए क्या है, एक जयगांव याद रखना आपको, एक पसाखा और एक अहल्य, 3 चीज़ें याद रखनी है। ये भारत और भूटान के मध्य एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया। भारत और अफगानिस्तान के मध्य शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु समझौता ज्ञापन। भारतीय राजदूत विनय कुमार के साथ अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई, अफगान अर्थव्यवस्था मंत्री मुस्तफ़ा मस्तूर और उप शिक्षा मंत्री अब्दुल सुभान रऊफ ने 5 समझौते ज्ञापनों पर 5 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए। भारत और अफगानिस्तान के मध्य किए गए 5 समझौते ज्ञापनों के तहत अफगानिस्तान के 4 प्रांतों फरहा, नूरिस्तान, कपिसा, बदखुशान में शैक्षिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान ने उक्त 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किए गए। वर्ष 2005 से भारत सरकार ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पूरे अफगानिस्तान में 550 से अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए $200 मिलियन का भुगतान किया है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा वर्ष 2001 से $3 बिलियन की परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें इनमें वर्ष 2016 में $1 बिलियन की राशि भी शामिल है। भारत इजराइल साइबर सुरक्षा पर भारत इजराइल के मध्य समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है? वो इजराइल के साथ है। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में आपसी सहयोग को विस्तार देने के उद्देश्य से एक समझौता किया है। उक्त समझौते के लिए इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के मध्य 15 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए। ये समझौता कब हुआ? 15 जुलाई 2020 को। और करने वाले कौन है? भारत के राजदूत संजीव सिंगला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम दे दिया जाएगा 3-4, प्रधानमंत्री का नाम दिया जाएगा, राष्ट्रपति का नाम दिया जाएगा, लेकिन ये समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन है? राजदूत है संजीव सिंगला। वस्तुतः यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इकाई इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और INCD के मध्य सहयोग के लिए किया गया। इसके साथ ही इस समझौते से साइबर खतरों पर देश के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2020 में इजरायल यात्रा के दौरान भी साइबर सुरक्षा को सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया और अगले वर्ष इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच इससे संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गत वर्ष आए थे, उस समय की बात है। अब है इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट। कुछ छोटी छोटी न्यूज है और वो इंपॉर्टेंट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपाल में भारतीय न्यूज चैनल प्रतिबंधित। नेपाल के मल्टी न्यूज ऑपरेटर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के अन्य सभी न्यूज चैनलों के प्रसारण को नेपाल में 9 जुलाई 2020 को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कौन सा प्रतिबंधित नहीं है? दूरदर्शन है, नेपाल में प्रतिबंधित चैनल नहीं है। बाकी भारत के सारे न्यूज चैनल है नेपाल में प्रतिबंधित कब किए गए? 9 जुलाई 2020 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेपाल के मल्टी न्यूज ऑपरेटर्स का आरोप है कि चैनल्स ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे नेपाल की राष्ट्रीय भावना आहत हो रही है। नेपाल ने इससे पूर्व वर्ष 2015 में भी 42 चैनलों के प्रसारण को अवरुद्ध किया था। जर्मनी कोयला और न्यूक्लियर पावर को प्रतिबंधित। देश को स्वच्छ ऊर्जा देने के संकल्प के तहत जर्मनी की संसद के दोनों सदनों ने देश में ताप विद्युत के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने वाले विधेयक को जुलाई 2020 को अनुमोदित कर दिया है।
इस विधेयक के तहत देश के आखिरी बचे ताप विद्युत केंद्र को वर्ष 2038 तक बंद कर दिया जाएगा। कब तक लक्ष्य किया गया है? 2038 तक। जर्मनी न्यूक्लियर पावर उत्पादन को पहले ही वर्ष 2020 के अंत तक बंद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुका है। देश में इन ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जाएगा। ताप विद्युत बंद किए जा रहे हैं और उसकी जगह नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जाएगा। इस प्रकार जर्मनी चरणबद्ध तरीके से उपरोक्त ऊर्जा संसाधनों को हटाने वाली विश्व में पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। पहली अर्थव्यवस्था जो ताप जल विद्युत करों को हटा रही है, ताप विद्युत करों को कम कर रही है, वो है जर्मनी। भारत नेपाल द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन। नेपाल के इलम जिले में, कहाँ? नेपाल का इलम जिले, छात्रों को वेदों के साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति प्रदान करने वाले विद्यालय 6 जुलाई 2020 को उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन नेपाल के इलम जिले में। श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, नाम क्या रखा? श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय नामक इस स्कूल का निर्माण भारत नेपाल मैत्री विकास भागीदारी पहल के तहत किया गया। भारत ने इस विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 1.54 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी नेपाल को। श्रीलंका व मालदीव रूबेला और खसरा मुक्त। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। कौन है? श्रीलंका और मालदीव ने अपने यहाँ से रूबेला व खसरा जैसी बीमारियों को समाप्त करने में सफलता पा ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 8 जुलाई 2020 को घोषणा की गई कि श्रीलंका व मालदीव WHO के दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में वर्ष 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त